वेलकम स्टूडेंट्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ओम गुरुकुल एकेडमी। मैं अनुभव तिवारी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश का टॉपिक प्रोनाउन लेकर के कंपटीशन के लिए आया हूं। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं प्रोनाउन। देखिए, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि प्रोनाउन प्रो मीन्स फॉर और नाउन इज नाउन। तो ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ये तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई, इसमें कोई हमें ज़्यादा उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं जो कंपटीशन में आते हैं उनको लेकर के समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सी बात समझते हैं। देखिए, हम कहें तो अगर बोलें तो प्रोनाउन में एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक रिफ्लेक्सिव केस भी होते हैं। तो जैसे मैंने लिया सब्जेक्टिव में आई है तो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्टिव इसका मी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है। सब्जेक्टिव अगर ही है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हर सेल्फ। और देख लेते हैं, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे है तो ऑब्जेक्टिव देम होगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा देम सेल्स। ये याद रखिएगा, जो सिंगुलर वर्ड है उसमें सेल्फ लगता है SELF और प्लूरल में सेल्स लगता है। जैसे दे के लिए देम सेल्स, वी है तो वी के लिए अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और आर सेल्स ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। यू है तो ऑब्जेक्टिव तो इसका यू ही रहता है, रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ होता है। और अगर कभी यू दो या दो से अधिक लोगों को रिफर करता है तो हम योर सेल्स भी लेते हैं, बहुत रेयर है लेकिन लेते हैं। और लास्ट में बचा इट, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही रहेगा और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा इट सेल्फ। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं पहले से। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है, ही का हिमसेल्फ है, शी का हर सेल्फ है, दे का देमसेल्स है, वी का आर सेल्स है, यू का योर सेल्फ या योर सेल्स होगा, इट का इट सेल्फ होगा। ठीक है। यही एक तो पहले इसमें एरर आ जाती है कभी कभी। जैसे ये खास तौर पर अगर छोटे एग्ज़ाम, छोटे का मतलब बिगिनिंग लेवल के एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम है तो कई बार वहाँ पर देम सेल्फ लिखा होता है, एरर में देम सेल्फ। तो आपको पता है कि ये कोई वर्ड नहीं है, अपना करेक्ट वर्ड देम सेल्स है। उसी तरह से आवर सेल्फ कर देंगे तो आवर सेल्स होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये बात आपको बेसिक से पता है। मतलब अब आप लोग इस चीज़ को समझ ले कि हाँ ये हिम देमसेल्स और आवर सेल्फ नहीं होगा, देमसेल्स होगा और आवर सेल्स होगा। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि रिफ्लेक्सिव की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, अगर एक बेसिक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो अलग अलग प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई गेव हिम
ए वॉच। अब देखिए आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई आ गया। वर्ब जो है के बाद जो हिम है वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो गया तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो आई गेव हिम ए वॉच, ये चीज आ गई। ठीक है, जैसे ही पनिश्ड मी फॉर कमिंग लेट। ठीक है, तो ही सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो गया, वर्ब हो गई, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आया तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। और आमतौर पर क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपने अलग अलग प्रोनाउन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन। कभी कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक पर्सन होते हैं तो वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक बात है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं तो ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। ये एक बेसिक बात है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाता हूं। पहला एक एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा आई एम सर्चिंग ए जॉब फॉर मी या माई सेल्फ। अब यहां पर आप गौर करें, देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, और सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट में जा रहा है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आ रहा है। तो ये ऐसा प्लेस है जहां हमें रिफ्लेक्सिव की जरूरत पड़ती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सर्चिंग ए जॉब फॉर मी, वी हैड बेटर से आई एम सर्चिंग ए जॉब फॉर माई सेल्फ। ठीक है, जैसे शी हर्ट हर while cutting vegetable। She hurt her while cutting vegetable। अब देखिए शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और उसी का ऑब्जेक्टिव जो है वो हर है। तो when subject and object are one person, we use reflexive pronoun in object। यहाँ पे हर नहीं होगा, she hurt herself while cutting vegetable। तो ये एक पहली बात थी, बड़ी बेसिक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे के दिमाग में कब आए कि हमें रिफ्लेक्सिव यूज़ करना है। तो बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट हो गया, बड़ा एक नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, लोगों को नहीं समझ में आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में तब लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हों। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग व्यक्ति हैं तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। अगर सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट में है, रिफ्लेक्टिव मतलब रिफ्लेक्शन, छाया, आई से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, आप वर्ब के बाद मी लिखना चाह रहे हैं तो लिखिए माई सेल्फ। आपका सब्जेक्ट शी से चालू हुआ, आप वर्ब के बाद हर लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए हर सेल्फ। इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि एग्ज़ाम में के लिए हैं। Certain verbs
टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। देखिए कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जहाँ पर इमीडिएटली इस चीज़ का हमें एहसास नहीं होता है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगें, लेकिन एज अ रूल उनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो दो तीन ऐसी वर्ब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप देखिए। सबसे पहले है वर्ब एंजॉय। इंजॉय के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आई इंजॉयड एट द पार्टी। और आपसे करेक्शन करने को कहा जाएगा कि इसका कुछ करेक्शन करिए, इफ डू एनी करेक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो आपको याद रहेगा कि इंजॉय के बाद मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाता हूँ तो इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो इनकरेक्ट है, जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या बनेगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। यहाँ पर बेटा एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आया है, ये ध्यान रखेंगे बहुत, अगर इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आया है, बिना किसी प्रेपोजिशन की मदद से आया है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल नॉट बी नीडेड। बात मेरी समझे? अगर इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाए, बिना किसी प्रेपोजिशन की मदद के आ जाए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। लेकिन अगर इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन की मदद से आ रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगेगा। जैसे अगर ये सेंटेंस कहूं, आई इंजॉयड द पार्टी, तो ये करेक्ट है। आई इंजॉयड द पार्टी ये करेक्ट है, लेकिन आई इंजॉयड एट द पार्टी ये इनकरेक्ट है। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ इंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो बिना किसी प्रेपोजिशन के डायरेक्ट लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर इंजॉयड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन एट की सहायता से लगा हुआ है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है इंजॉय के बाद, लेकिन अगर प्रेपोजिशन की मदद से आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। दोनों सेंटेंस में बेसिकली डिफरेंस है, आप इन दोनों सेंटेंस को सेंस कर सकते हैं, डिफरेंस अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं। फर्स्ट ये सेंटेंस ले, आई इंजॉयड द पार्टी, तो मैंने पार्टी का मजा लिया, पार्टी बहुत अच्छी थी, वेराइटी ऑफ फूड वाज देयर, तो आई इंजॉयड द फूड, आई इंजॉयड द डेकोरेशन, अलग अलग चीज़ें जो थी वो थी। और यहाँ पर क्या है, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, आई वेंट द पार्टी, देयर वॉज नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत मज़ेदार नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप में बहुत मज़ा उसमें किया। यहाँ पे पार्टी का एंजॉय किया, यहाँ खुद में मज़ा उठाया। दोनों सेंटेंस जो हैं वो अलग अलग मीनिंग कैरी करते हैं। तो ये पहला था एंजॉय। दूसरी वर्ब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो एब्सेंट है। जैसे बेसिक एग्जाम्पल होता है, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द स्कूल, तो मुझे पता है आपको कि एब्सेंट के बाद मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। तीसरी वर्ब जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अवेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम अवेल यूज़ करते हैं तो इसके लिए अलग से आप बात को याद रखिएगा। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन ऑफ दोनों की ही प्रेजेंस जरूरी होती है।
अब देखिए, जैसे अगर आप पीछे एग्जाम्पल में जाएं तो इंजॉय के बाद दो केस बन गए थे। या तो आप प्रेपोजिशन हटा देते तो सेंटेंस करेक्ट हो जाता लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाता, या प्रेपोजिशन के साथ जो है वो आप प्रेपोजिशन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और ये एक डिफरेंट मीनिंग देगा। अवेल में यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप सिर्फ आप ये कहें कि मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन दोनों को हटा के सेंटेंस करेक्ट कर लूं तो वो इनकरेक्ट रह जाएगा। वहां पर था जैसे ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, आप हिमसेल्फ एट दोनों रिमूव कर दीजिए, ही इंजॉयड द पार्टी, वो भी अपने आप में एक करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अवेल से जो सेंटेंस बनेगा उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ दोनों का यूज जो है वो होगा। जैसे देखिए, यू शुड अवेल, यहां पे ब्लैंक दे देते हैं, द अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल डैश द अपॉर्चुनिटी। अब मान लीजिए ब्लैंक में हमारे पास है योर सेल्फ, सेकेंड ऑप्शन है ऑफ, थर्ड ऑप्शन है योर सेल्फ ऑफ, और फोर्थ ऑप्शन है मान लीजिए नन ऑफ द अबव है। तो अपने को कौन सा भरेंगे? तो हमारा रूल देखिए, अवेल के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगाना है और ऑफ भी लगाना है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हुआ? यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये वर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, एब्सेंट, अवेल, इंजॉय, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। देखिए कई बार आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये तीन वर्ब हैं, या आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें इन तीन के अलावा दो और वर्ब दे रखी हैं, तो आपको लगता है इन 5 वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा। या और आपने कोई किताब रेफर करी, उसमें 1-2 और वर्ब दे रखी हैं, आपको लगता है कि ये 7 याद कर लें, इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होता है तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ना लगा करके हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ब्स नहीं है। ये 3 वर्ब्स की सिर्फ ये इंपॉर्टेंस है कि ये एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, पहली बात। दूसरा, अगर आपको ये रूल्स नहीं अलग से पता है तो आपको ये ज़रूरत नहीं समझ में आती कि इनके साथ रिफ्लेक्सिव लगाएं। लेकिन इनका ये मतलब नहीं कि इन 3 के साथ ही रिफ्लेक्सिव लगेगा। रिफ्लेक्सिव किसी भी वर्ब के बाद लग सकता है अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हुए तो। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली बात है कि केसेस व्हेन वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उन केस की बात करते हैं जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते हैं। केसेस व्हेन वी डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आप किसी भी बुक को रिफ़र करते हैं, कई जैसे हाइट को ले लेते हैं, आप सर्टेन बुक्स में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि हाइट के बाद रिफ्लेक्सिव ना लगाएं। कभी किसी बुक में आप रिफ़र करेंगे तो देखेंगे कि हाइट के साथ रिफ्लेक्सिव सेंटेंस बना हुआ है। कई बार शेव जैसे वर्ब है तो शेव वर्ब के साथ यूजुअली लिखा रहता है कि डोंट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई शेव्ड माई सेल्फ इन द मॉर्निंग, तो उन्होंने कहा कि माई सेल्फ भाई लिखा होता है कि माई सेल्फ इनकरेक्ट है। लेकिन आप कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पे शेव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा होता है और वो करेक्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही फेमस बुक में एक सेंटेंस दे रखा है कि नाउ बार्बर शेव दोज पीपुल हु यूज्ड टू सेव देमसेल्व्स, और ये सही है, नो एरर दे रखा है और ये सेंटेंस सही है। तो आप इस बात में जाकर के याद ना करें, मतलब ऐसा कोई याद करने का प्रयास ना करें कि कहाँ की फॉलोइंग वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव नहीं लगता। एक छोटा सा रूल जरूर ले सकते हैं कि यूजुअली verb of cleanliness don't take reflexive।
प्रोनाउन। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि यूजुअली वर्ब ऑफ क्लीनलीनेस डोंट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आमतौर पे जो क्लीनलीनेस की वर्ब्स होती हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती हैं, लेकिन इसमें भी टर्म देखिए यूजुअली मतलब नॉट ऑलवेज, ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज़ मिलेगा और करेक्ट यूज़ होगा क्लीनलीनेस के साथ। अभी मैंने आपको शेव का एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग करना क्या है, देखिए बेसिक बात यह है कि डोंट यूज़, नोट कर लीजिए अपने पास, दिमाग में रखिएगा, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन when without it meaning is clear। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप तब तक प्रयोग ना करें जब तक प्रयोग मत करें जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना जो है वो मीनिंग क्लियर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल है, आई शेव्ड माई सेल्फ इन द मॉर्निंग। देखिए एग्जाम में क्या है कि अगर कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको एक क्वेश्चन में दिखता है तो आप हमेशा उस सेंटेंस को एक बार मीनिंग को ट्रांसलेट करके देख लें। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हमेशा इस बात की पॉसिबिलिटी होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई एरर वहाँ पर होगी। अब क्या सेंटेंस मिला, आई शेव्ड माई सेल्फ इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने अपनी दाढ़ी बनाई। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ हटा दूँ तो आई शेव्ड इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने शेविंग करी, तो ये बेसिक करेक्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि आज सुबह मैंने अपनी दाढ़ी बनाई, सभी लोग कहते हैं कि आज सुबह मैंने दाढ़ी बनाई, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव की कोई ज़रूरत नहीं है। आई शेव्ड इन द मॉर्निंग। ऐसे और सेंटेंस देखिए, पीपुल gathered themselves around the gentleman। People gathered themselves around the gentleman। अब यहाँ पर देखिए लोगों ने खुद को भले आदमी के आसपास इकट्ठा किया, या यहाँ पर अराउंड द जेंटलमैन ना लिख करके मैं इसमें सेंटेंस कर रहा हूँ अराउंड द वाउंडेड मैन, और बेटर आ जाएगा मीनिंग। तो लोगों ने खुद को घायल इंसान के आसपास इकट्ठा किया, या आप सेंटेंस क्या बोलेंगे कि लोग घायल इंसान के आसपास इकट्ठा हुए। हाँ जी सही है, दूसरा ही सही है, लोग घायल इंसान के आसपास इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पीपुल गैदर्ड अराउंड द इंजर्ड मैन, लोग घायल इंसान के आसपास इकट्ठा हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द लिटिल बॉय रेस्टेड हिमसेल्फ अंडर द ट्री। द लिटिल बॉय रेस्टेड हिमसेल्फ अंडर द ट्री। अब देखिए छोटे बच्चे ने खुद को पेड़ के नीचे आराम कराया। डज इट मेक एनी सेंस? नो इट डजेंट मेक एनी सेंस। अगर सिंपल बोलें तो छोटे बच्चे ने पेड़ के नीचे आराम किया, तो छोटे बच्चे ने पेड़ के लिए आराम किया, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। द लिटिल बॉय rested under the tree।
तो डोंट यूज रिफ्लेक्सिव व्हेन विदाउट रिफ्लेक्सिव मीनिंग इज क्लियर। ये एक बेसिक बात आप याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अपने मीनिंग को कैरी कर रहा है, मीनिंग को दे रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। द लिटिल बॉय रेस्टेड अंडर द ट्री इज द करेक्ट, डोंट से द लिटिल बॉय रेस्टेड हिमसेल्फ अंडर द ट्री। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शी स्टॉप्ड herself near the market। She stopped herself near the market। Now उसने खुद को बाजार के पास रोका, तो does it make any sense? No, it doesn't make any sense। तो remove reflexive, she stopped near the market, वो बाजार के पास रुक गई, तो यही सेंटेंस करेक्ट होगा। She stopped near the market। She stopped near the market। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। अब कुछ स्पेशल बातें, कुछ स्पेशल पॉइंट जो हैं उनको देख लेते हैं। तो एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह से प्रयोग मत करें। देखिए आप देख ही रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बेसिक ही बताता है कि वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्लेस पर, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इन द बिगिनिंग आने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे ये सेंटेंस आता है, शालिनी एंड myself will do this work। शालिनी एंड myself will do this work। तो अब देखिए वर्ब के पहले वो ये वर्ब स्टार्ट हुई, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हुई, वर्ब के पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट myself नहीं होगा, यहाँ पर एरर है। सेंटेंस बनेगा शालिनी एंड I will do this work। शालिनी एंड आई विल डू दिस वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखते हैं। एक बार एक सीबीएसई में सीबीएसई कह रहे हैं, एसएससी में एक क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट में आ गया था। नाम था किसी का, मुझे वो नाम तो याद नहीं है, तो मैं अपना ही लिख देता हूँ कि माई सेल्फ अनुभव तिवारी। और ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? देखिए ये प्रोनाउन है और वो नाउन है। नाउन और प्रोनाउन बनकर के कोई सेंटेंस नहीं बनाते। सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये तो बेसिकली टू वर्ड्स हैं जो कि एक मीनिंग कैरी कर रहे हैं। ग्रामेटिकली दिस इज़ नो सेंटेंस। करेक्ट हो सकता है आई एम अनुभव तिवारी, या माई नेम इज अनुभव तिवारी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह से इंट्रोडक्शन लोग देते रहते हैं, माई सेल्फ राजेश भदौरिया। तो ये ग्रामेटिकली ये चीज़, कोलैक्वली ठीक है हम बोलते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट। आइदर यू शेड आई एम अनुभव तिवारी और द बेस्ट इंग्लिश इज माई नेम इज अनुभव तिवारी। एक एडवांस और फीचर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो देखिएगा, बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
देखिए किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ बाई लगाएं, किसी भी, आप लिखें बाई माई सेल्फ, बाई योर सेल्फ, बाई हर सेल्फ, कोई भी लिखें, सभी का एक ही मीनिंग निकलता है, अकेले। कोई भी एक्सप्रेशन लिखें बाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, बाई माई सेल्फ, बाई हिम सेल्फ, बाई योर सेल्फ, बाई हर सेल्फ, बाई देम सेल्व्स, बाई आर सेल्व्स, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाई के साथ लगाएं, मीनिंग जो है वो अकेले ही निकलेगा। जैसे आई, एग्जाम्पल देखिए, बात समझ में आएगी। आई सॉ हिम लंचिंग बाई हिमसेल्फ। आई सॉ हिम लंचिंग बाई हिमसेल्फ, तो क्या मतलब निकला, मैंने उसे अकेले खाना खाते देखा। मतलब डाइनिंग टेबल जिस पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर और कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठ कर के नहीं खाना खा रहा था। जैसे लर्नर ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड to drive by themselves। लर्नर ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव बाई देमसेल्व्स। ये अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस मिलता है तो उसमें एक ये क्लॉज पड़ा होता है। तो क्या मतलब है, लर्नर ड्राइवर्स जो हैं उन्हें अकेले गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, आप एक लर्नर ड्राइवर हैं, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उस समय आपके पीछे एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और आप कार चला रहे हैं तो आपके बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो लर्नर लाइसेंस जो है, लर्निंग लाइसेंस जो अगर आपके पास है और आप गाड़ी चला रहे हैं, अकेले गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको विदाउट लाइसेंस ही ट्रीट किया जाता है। तो लर्नर ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव बाई देमसेल्व्स। तो बाई देमसेल्व्स का भी मतलब क्या निकला, अकेले। बाई हिमसेल्फ का भी मतलब क्या निकला, अकेले। इसमें एक चीज़ आप और देख लीजिए, जैसे आप यहाँ मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा बाई हिमसेल्फ, सेम मीनिंग आ जाएगा ऑन हिज ओन। जैसे मैंने लिखा बाई माई सेल्फ, तो सेम मीनिंग आएगा ऑन माई ओन। बात समझ में आई। इसी तरह से कोई भी बता सकते हैं, जैसे बाई योर सेल्फ है तो क्या बनेगा, हाँ जी ठीक है, ऑन योर ओन। बाई देमसेल्व्स है तो क्या बन जाएगा मीनिंग, ऑन दियर ओन। तो अगर आप चाहें तो ये बस यूज़ क्या सेल्फ नॉलेज एनहेंसमेंट की बात है कि अगर ये एक्सप्रेशन आप रिप्लेस करना चाहें तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आई सॉ हिम लंचिंग बाई हिमसेल्फ। तो बाई हिमसेल्फ के जगह दूसरा जो सेकंड एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऑन हिज ओन। मीनिंग उसका भी वही निकलेगा, अकेले। जैसे लर्नर ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड टू ड्राइव बाई देमसेल्व्स, तो बाई देमसेल्व्स की जगह दूसरा एक्सप्रेशन जो यूज़ किया जा सकता है वो क्या हो सकता है, ऑन दियर ओन। मीनिंग वही निकलेगा, अकेले। तो ये आप बातें थी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ी हुई थी। एक बार आप क्विकली इसको देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगता है, तो मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन हो, इधर आई हो, उधर मी हो, इधर शी हो, उधर हर हो, तो
ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ ना करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी, 3 वर्ब्स, किसी भी वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव लग सकता है, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि ये वर्ब रिफ्लेक्सिव लेगी या ये वर्ब रिफ्लेक्सिव नहीं लेगी। लेकिन 3 वर्ब का जिक्र इसलिए किया जाता है ख़ास तौर पे कि वो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें कि अवेल है, जिसमें आपको याद रखना है कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन ऑफ दोनों का यूज़ होगा। एन्जॉय में आपको याद रखना है कि एन्जॉय के साथ अगर ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन लगी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, अगर एन्जॉय के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। एब्सेंट के साथ भी सेम कंडीशन है, एब्सेंट के साथ भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। इसके अलावा ओमिशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब हटाना है, तो एक बात इसमें दिमाग में रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम के दौरान कोई सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है तो 10 में 8 बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही गलती होती है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन वो सेंटेंस नो एरर भी हो सकता है या उसमें कोई और एरर भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखिए, एक बार सेंटेंस का मीनिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ पढ़िए, एक बार उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा करके उसका मीनिंग समझिए। और बेसिक रूल है कि इफ़ विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीनिंग इज क्लियर, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अगली बात क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह से यूज़ मत करिए। माई सेल्फ विल गो देयर गलत है, आई विल गो देयर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एक ही एडवांस इंग्लिश की बात है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मैंने बाई लगाया है, बाई के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के देखिएगा वहाँ पे मीनिंग अकेले ही बनता है। तो बाई हिमसेल्फ का मतलब अकेला, बाई माई सेल्फ का भी मतलब अकेला। जैसे आई कुक द फूड बाई माई सेल्फ, तो मैंने अकेले खाना बनाया, मतलब खाना बनाने में मेरी किसी ने मदद नहीं करी, जो भी काम था वेदर इट वॉज कटिंग द वेजिटेबल या जो भी आगे का प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस मैंने खुद ही कंप्लीट किया। और ये बात एक याद रखिएगा कि बाई के साथ कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ऑन लगा करके, पजेसिव लगा करके आप आगे बना सकते हैं। बाई हिमसेल्फ का मतलब ऑन हिज ओन, बाई माई सेल्फ का मतलब ऑन माई ओन, बाई देमसेल्फ का मतलब ऑन दियर ओन होगा। तो यहाँ से आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया। अगला चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जैसे हमने अभी आपको एक चार्ट बनाया था कि प्रोनाउन हमारे पास सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं जल्दी से। आई होगा तो ऑब्जेक्टिव मी है, शी होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर है, ही होगा तो हिम है, दे होगा तो देम है, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही रहता है, इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट रहता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ करते हैं, तो अगर जब सेंटेंस में वर्ब आ जाती है तो वर्ब के बाद के पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वर्ब के बाद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद भी हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये दो बातें बहुत बेसिक हैं, इसमें कोई ख़ास बात समझने लायक नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल दे लेते हैं एक, बस बात क्लियर करने के लिए, तो वह एरर अपने आप आपको रूल पता है ऑब्जेक्टिव का या नहीं पता है वो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आई गेव शी अ बुक, आई गेव शी ए बुक। अब इसमें कोई पूछेगी क्या एरर है, वेदर आपको ये रूल पता है या नहीं पता है, आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस से भी इस बात को बोल देंगे कि आई गेव हर अ बुक। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम एज अ रूल समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि गेव वर्ब है और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगते हैं। शी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर हो गया, तो आई गेव हर अ बुक। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आप ये समझिए जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए है कि जो बी वर्ब हैं, मतलब आप इज, एम, आर, वॉज वर,
इनके बाद आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बी वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, बेसिक रूल क्या है कि वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जो खास तौर पे ध्यान रखना है कि बी वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते, बी वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इट इज़ मी या आई who am teaching you English। तो ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है कि विच इज करेक्ट, इट इज मी या इट इज आई। अब देखिए जब फर्स्ट रूल हमने देखा तो हमें कहा कि बी वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो इज वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। लेकिन जैसे ही हमें ये रूल याद आता है कि बी वर्ब तो है ही है, लेकिन इज वर्ब तो है ही है, लेकिन साथ में बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए। तो मुझे अब कोई डाउट नहीं है, इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू इंग्लिश। क्लियर हुई बात। बी वर्ब के बाद हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे इफ आई हैड बीन हर आई वुड हैव लेफ्ट द जॉब। अगर मैं उस लड़की की जगह होता तो मैंने नौकरी छोड़ दी होती। इफ़ आई हैड बीन हर आई वुड हैव लेफ्ट द जॉब। अब बात आई इसमें क्या करेक्शन है, क्या ज़रूरत है। तो देखिए बी वर्ब का ही तो फॉर्म है बीन। बी वर्ब में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई, वॉज वर्ब सेकेंड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर अगर हम डालें तो बीन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है। तो बीन क्या है, यहाँ पर बी वर्ब की ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो बी वर्ब के साथ जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। तो इफ़ आई हैड बीन हर नहीं, इफ़ आई हैड बीन शी। तो ये बड़ा अच्छा रूल है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद रखना चाहिए कि बी वर्ब के बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। इसके अलावा कोई भी वर्ब है तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दूसरी बात आप समझिए यहाँ पर, देखिए दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि हम प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। हम प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं, ये हमारा एक बेसिक रूल है। इसमें बेसिक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी कि कुछ वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन के रूप में जानते ही नहीं हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ऐसा लगता है कि ये या तो कंजंक्शन है या ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। तो उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें पहला जो है वो ग्रुप है लाइक का, ठीक है। लाइक वर्ब भी होता है और लाइक प्रेपोजिशन भी होता है। तो लाइक जब प्रेपोजिशन की तरह से हो और वहीं पर एक किसी में एज भी है, एज भी कंजंक्शन है और एज भी प्रेपोजिशन है। तो देखिए दोनों का मतलब है की तरह। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट अपना जो मेन सब्जेक्ट है उससे, लेकिन है आपके मतलब की इसलिए बता रहे हैं। लाइक और एज दोनों ही का मतलब जो है वो है की तरह। तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि एज जो है वो रियल सिचुएशन को बताता है, एज जो है वो रियल सिचुएशन को बताता है, जबकि लाइक जो है एक इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है। जैसे आई एम टीचिंग यू एज माई
स्टूडेंट। तो मैं आपको अपने विद्यार्थी की तरह पढ़ा रहा हूं, तो रियलिटी में भी आप मेरे विद्यार्थी ही तो हैं। तो ये रियल सिचुएशन है, तो आई एम टीचिंग यू एज माई स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई एम टीचिंग यू लाइक माई सन, मैं आपको अपने बच्चे की तरह से पढ़ाता हूं, तो आप मेरे बच्चे नहीं हैं, तो ये कैसी सिचुएशन है? रियल सिचुएशन नहीं है। तो अगर रियल सिचुएशन है तो की तरह के लिए एज लगेगा, और अगर फेक सिचुएशन है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो की तरह के लिए लाइक लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए, मिस्टर वर्मा एज अ प्रिंसिपल गिव ऑर्डर्स। मिस्टर वर्मा एज अ प्रिंसिपल गिव ऑर्डर्स, इसका सेंटेंस में है कि मिस्टर वर्मा ही प्रिंसिपल हैं। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मिस्टर वर्मा लाइक अ प्रिंसिपल गिव ऑर्डर्स, तो वो बिहेव करते हैं प्रिंसिपल की तरह से, लेकिन वो उनकी डिग्निटी कॉलेज में प्रिंसिपल की नहीं है। मे बी ये गेम्स टीचर हो सकते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन इंचार्ज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल है तो मिस्टर वर्मा एज अ प्रिंसिपल, अगर वो और कोई पद पर है लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया स्कूल के अंदर वो प्रिंसिपल की तरह से है, तो मिस्टर वर्मा लाइक प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर ये बात खत्म हुई। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर लौटते हैं कि लाइक भी एक प्रीपोजिशन है और एज भी एक प्रीपोजिशन है। तो एक तो याद रखिएगा लाइक के साथ कि लाइक के बाद आप कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। लाइक आई जो है वो हमेशा गलत होगा, ये मी ही होगा। जैसे यू शुड ट्रीट हिम लाइक आई। तो आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए भाई ट्रीट जो है वो वर्ब हो गई, लाइक इस सेंटेंस में क्या है? प्रेपोजिशन है। तो लाइक प्रेपोजिशन है, तो यू शुड ट्रीट हिम लाइक आई नहीं, यू शुड ट्रीट हिम लाइक मी। क्लियर हुई बात? तो लाइक जो है वो प्रेपोजिशन होता है, एज जो है वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है और एज कंजंक्शन भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है, लाइक कंजंक्शन नहीं होता। तो ये आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन अभी ये बात आप यहाँ याद कर लीजिए कि अगर लाइक के दोनों तरफ सेंटेंस हैं, तो ये लाइक यहाँ पर हमेशा गलत होता है। इसके हम लोग बाद में एग्जाम्पल करेंगे। लाइक को आप दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कभी प्रयोग नहीं कर सकते। लाइक इज नो कंजंक्शन, ये बात याद रखिएगा। एक और वर्ड जो लास्ट में हम चलते चलते इसको समझें कि बट है। देखिए बट के आप अगर हिंदी से देखें तो एक अर्थ है लेकिन, और एक बट का अर्थ है सिवाय। जब बट लेकिन का अर्थ देता है तो ये कंजंक्शन का काम करता है। बट जो है वो लेकिन का अर्थ देता है तो वो कंजंक्शन का काम करता है, और जब बस सिवाय का अर्थ देता है तो प्रेपोजिशन का अर्थ देता है। तो अगर किसी सेंटेंस में बट जो है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन का रूल लगेगा, बट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे एवरीवन attended the party but I या but me। अब ऐसा कोई भी कंफ्यूजन आए तो आप बट को मीनिंग ले लीजिए हिंदी से, आपको सभी ने पार्टी को अटेंड किया लेकिन मैं, क्या कोई कंप्लीट मीनिंग आया? कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आया, लेकिन मैं कुछ नहीं। सभी ने पार्टी को अटेंड किया सिवाय मेरे,
तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि बट जो है यहाँ सिवाय का मीनिंग दे रहा है, और बट जब सिवाय का मीनिंग देता है तो वो एक प्रेपोजिशन की तरह से बात वर्क कर रहा होता है। तो बट मी करेक्ट है, बट आई नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ये दो बातें आज हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मैंने आपको डिटेल जानकारी दी, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दो पॉइंट्स जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के जो आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझाया है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। तब तक एंजॉय करिए, स्टडी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।